जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और डेली करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम 25 अगस्त 2020 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आइए कल के प्रश्नों के उत्तर के साथ में आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न था, काला सागर में किस देश के द्वारा बड़े गैस के भंडार की खोज की गई है। काला सागर यानी कि ब्लैक सी की बात हो रही है और यहाँ पर 320 बिलियन मीटर क्यूब गैस की खोज की गई है टर्की देश के द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा टर्की। मारियप्पन थंगावेलु, जिनको इस वर्ष खेल रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा, ये संबंधित है पैरालंपिक गेम से और पैरालंपिक में ये है लॉन्ग जंप के एक खिलाड़ी और 2016 में आपका जो पैरालंपिक गेम हुआ था उसमें इन्होंने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। सोहराई खोर पेंटिंग की बात करते हैं तो इसके लिए झारखंड राज्य को जीआई टैग दिया गया है। रजिस्ट्रार जनरल की जो रिपोर्ट आई थी 2018 के इन्फेंट मोर्टलिटी रेट के ऊपर, इसमें सबसे ज़्यादा शिशु मृत्यु दर रही थी मध्य प्रदेश राज्य में। और अगर हम लोग भारत की बात करते हैं तो भारत में ओवरऑल रही थी 32, यानी कि प्रत्येक 1000 बच्चों के जन्म पर 32 बच्चों की डेथ यहाँ पर हो जाती है। राष्ट्रमंडल में कुल सदस्य देशों की संख्या है 54 और इसमें जुड़ने वाला आखिरी देश है आपका मालदीव। कौन सा? मालदीव इसमें जुड़ने वाला आखिरी देश है। तो बहुत सारे लोगों के द्वारा इन प्रश्नों के सही उत्तर दिए गए, उनके नाम मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो की जो पीडीएफ है वह आपको kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जहां पर इसकी पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। पहला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने प्रमोशन ऑफ एक्वाकल्चर थ्रू इंट्रोडक्शन ऑफ बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी डरिंग द ईयर 2020 से 21 नामक एक योजना को लॉन्च किया? तो ये योजना लॉन्च की है उड़ीसा राज्य की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो जैसा कि आप नाम में ही देख सकते हैं, एक्वाकल्चर यानी कि राज्य में मछली के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए और मछली के उत्पादन में राज्य को स्वनिर्भर बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। और इसके अंतर्गत जो भी मछली उत्पादन से संबंधित किसान हैं या फिर मछली व्यवसाय से संबंधित उद्यमी हैं या फिर जो भी राज्य के बेरोजगार युवक हैं, उनको मछली पालन के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। और इसी के अंतर्गत 30 जिलों के भीतर, उड़ीसा के 30 जिलों में 1080 बायोफ्लॉक का विकास किया जाएगा। बायोफ्लॉक क्या होता है अभी मैं आपको बताता हूं। साथ ही साथ आपको यह ध्यान रखना है कि इस योजना के अंतर्गत जनरल कैटेगरी की जो महिलाएं हैं उनको 40% सब्सिडी और SC/ST कैटेगरी की महिलाओं को 60% सब्सिडी दी जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं बायोफ्लॉक। जनरली क्या होता है कि जो मछली उत्पादन किया जाता है उसके लिए एक गड्ढा होता है, उसमें पानी भर करके लोगों के द्वारा मछली पालन किया जाता है। बायोफ्लॉक की बात करते हैं तो ये एक प्रकार का बनाया गया बॉक्स होता है जिसमें आप बड़े पैमाने पर मछली का उत्पादन कर सकते हैं और ये आपके पर्यावरण और हमारे इकोसिस्टम के अनुसार भी काफ़ी अनुकूल होता है। तो इसीलिए यहाँ पर उड़ीसा राज्य की सरकार ने प्रमोशन ऑफ एक्वाकल्चर नाम से इस योजना की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 में किस खिलाड़ी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। कुल मिलाकर के 3 क्रिकेटर को यहां पर आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। 3 कौन कौन से हैं? दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर रहे जैक स्कालिस, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर जहीर अब्बास और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम की कप्तान लिसा स्टालेकर को यहां पर आईसीसी के द्वारा हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। अब ये हॉल ऑफ फेम क्या होता है? तो ये क्रिकेट के उन महान खिलाड़ियों का एक समूह होता है जिन्होंने क्रिकेट के क्षेत्र में एक विशेष योगदान दिया होता है। तो ध्यान रखिएगा, इन तीनों को यहाँ पर शामिल किया गया है।
वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं अपने देश के हिसाब से, तो जैक्स कालिस अफ्रीका के चौथे खिलाड़ी बन गए हैं जो कि इसमें शामिल हुए। जहीर अब्बास पाकिस्तान के छठे खिलाड़ी हैं। और ऑस्ट्रेलिया की लिसा स्टालेकर की बात करें तो ये विश्व की पांचवी महिला खिलाड़ी बनी हैं, ऑस्ट्रेलिया की पांचवी महिला खिलाड़ी हैं जो कि इसमें शामिल हुई हैं। बात करते हैं आईसीसी की, तो इसका मुख्यालय आपको दुबई में मिलेगा। इसके अभी अंतरिम अध्यक्ष बने हैं इमरान ख्वाजा और सीईओ इसके हैं मनु साहनी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हैं जैक्स कालिस, ये हैं लिसा स्टालेकर और ये हैं जहीर अब्बास पाकिस्तान देश के। अगला प्रश्न है, किस राज्य में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया है असम राज्य में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर ये जो रोपवे है इसका निर्माण किया गया है। रोपवे क्या होता है? तो ये आप देख सकते हैं पूरी नदी यहाँ से यहाँ तक है, तो केबल के माध्यम से यहाँ पर एक केबिन होता है जिसमें बैठा करके लोगों को एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुँचाया जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर गुवाहाटी राज्य में इसका निर्माण किया गया है। तो इसके माध्यम से आसानी से कोई व्यक्ति नदी के इस पार से उस पार जा सकता है। और बात करते हैं इस केबिन की, तो इसे स्विट्जरलैंड देश से मंगाया गया है। कहाँ से? स्विट्जरलैंड देश से मंगाया गया है। 2006 में इस परियोजना की शुरुआत हो गई थी, लेकिन अब 2020 में जा करके इस योजना का उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ पर रेलवे के द्वारा सबसे ऊंचा नदी घाट पुल बनाया जा रहा है मणिपुर में, और रेलवे के द्वारा दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे का ब्रिज बनाया जा रहा है चिनाब रिवर के ऊपर जम्मू और कश्मीर राज्य में। अगला प्रश्न है, आईसीआईसीआई लैम्बॉर्ड ने किस बीमा कंपनी के साथ अपने जनरल इंश्योरेंस के कारोबार के विलय की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है इन्होंने भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ में। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सामान्य तौर पर जो हमारी बीमा कंपनियां होती हैं वह दो प्रकार के उत्पाद को बेचती हैं। एक तो हमारा होता है जनरल इंश्योरेंस जो कि आपका सामान्य इंश्योरेंस होता है, और एक होता है हमारा लाइफ इंश्योरेंस जो कि आपकी जीवन बीमा की पॉलिसी होती है। तो यहाँ पर आईसीआईसीआई लैम्बॉर्ड और भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस का जो यहाँ पर जनरल इंश्योरेंस का कारोबार है इसको इन्होंने आपस में मिला लिया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और मिलाने के बाद में ये जो नई इंश्योरेंस कंपनी बनी है वह भारत की न्यू इंडिया इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी के बाद में तीसरी सबसे बड़ी गैर जीवन बीमा कंपनी बन गई है। आईसीआईसीआई लैम्बॉर्ड की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय आपको मुंबई में मिलेगा। एमडी और सीईओ हैं भार्गव दासगुप्ता। और भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय आपको मुंबई में मिलेगा। एमडी और सीईओ इसके हैं संजीव श्रीनिवासन। अगला प्रश्न है, महिला ब्रिटिश ओपन गोल्फ टूर्नामेंट जीतने वाली सोफिया पोपोव किस देश की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सोफिया पोपोव को, और ये है जर्मनी की खिलाड़ी। तो अभी महिला ब्रिटिश ओपन गोल्फ टूर्नामेंट का आयोजन किया गया जिसमें ये विजेता रहीं, और उप विजेता रही हैं थाईलैंड के जैस्मिन सुवानपुरा। तो उनका भी नाम थोड़ा सा आपको याद रखना है। किस केंद्रीय मंत्री ने ज्वेलर्स के पंजीकरण व नवीनीकरण की ऑनलाइन प्रणाली का शुभारंभ किया है? तो ये किया है केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब ये पंजीकरण की प्रक्रिया है क्या? तो देखिए हमारे यहाँ पर जो भी ज्वेलर्स होते हैं यानी कि जिनके द्वारा गहने बेचे जाते हैं तो उनको यहाँ पर हॉलमार्क के गहने बेचने होते हैं, और इसके लिए उन्हें भारत सरकार से लाइसेंस लेना होता है। और ये जो लाइसेंस होता है ये कुछ पीरियड के लिए होता है। तो जब वह पीरियड समाप्त हो जाता है तो उसके बाद में अपने लाइसेंस को इन्हें रिन्यू भी कराना होता है। तो इसीलिए जो हमारे देश में ज्वेलर्स हैं वह लाइसेंस की प्राप्ति और उसके नवीनीकरण को इस ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा रामविलास पासवान जी के द्वारा असेइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर्स की मान्यता के लिए ऑनलाइन प्रणाली की भी शुरुआत की गई है। अब ये क्या होता है? तो आपने ये सुना होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि भारत सरकार ने ये कह दिया है कि 1 जून 2021 के बाद में जो भी हमारे देश में कीमती धातुएं बेची जाएंगी उनके ऊपर हॉलमार्क होना अनिवार्य है।
तो ये जो सेंटर होते हैं यहाँ पर गहनों के ऊपर हॉलमार्क लगाए जाते हैं और इसके लिए भी जो हमारे ज्वेलर्स होते हैं वह अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक तो इनके लाइसेंस की प्राप्ति के लिए इस ऑनलाइन प्रणाली की शुरुआत की गई है और दूसरी हॉलमार्क का जो ये सेंटर होता है उसके लिए भी ऑनलाइन प्रणाली की शुरुआत की गई है, यानी कि यहाँ पर जाकर के पंजीकरण करवा के कोई भी ज्वेलर्स हॉलमार्क प्रणाली के लिए सेंटर को स्थापित कर सकता है। और रामविलास पासवान के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे देश के ये खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, अगस्त 2020 में किस देश ने ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट गाओफेन 905 को लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है पड़ोसी देश चीन ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि चीन में आपको मिलेगा ज्यूक्वान सैटेलाइट सेंटर और यहाँ पर लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट की सहायता से इस ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। जब हम बात करते हैं रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की, तो ये मुख्य रूप से एक प्रकार की सैटेलाइट होती है जिसके द्वारा पृथ्वी की निगरानी की जाती है, यानी कि पृथ्वी के जो इमेज होते हैं उनको हाई रेजोल्यूशन में कैप्चर किए जाते हैं और पृथ्वी के ऊपर जो वस्तुएं आपको मिलती हैं उनका भी पता इस प्रकार के सैटेलाइट के माध्यम से लगाया जाता है। लॉन्ग मार्च 2D के द्वारा यहाँ पर न केवल गाओफेन 9 को लॉन्च किया गया बल्कि दो छोटे छोटे पेलोड भी थे, जिनमें से एक था डियोगोंगनेंग और एक था टियांगटुओ 5। तो इनको भी यहाँ पर लॉन्च किया गया है। आपको मैंने बताया था कि जुलाई माह में चीन के द्वारा जीवान 3rd मैपिंग सैटेलाइट को भी लॉन्च किया गया था और कुछ समय पहले इनके द्वारा कम्युनिकेशन सैटेलाइट अपस्टार 6D को भी लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने गैस्ट्रिक कैंसर नामक बुक का विमोचन किया है? तो ये जो बुक है वह गैस्ट्रिक कैंसर के ऊपर आधारित है और हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा इसका विमोचन किया गया। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बात करते हैं इस बुक के विमोचन की, तो अभी हमारे देश में ऑन्कोलॉजी के ऊपर एक 3 दिवसीय आभासी सम्मेलन का आयोजन किया गया था और इसी सम्मेलन के दौरान डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया। ध्यान रखिएगा, ये जो पुस्तक है उसे लिखा है प्रसिद्ध चिकित्सक जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है डॉक्टर अशोक के वैद्य ने। पुस्तक का नाम है गैस्ट्रिक कैंसर। अगला प्रश्न है, कर्मचारी राज्य बीमा योजना आयोग ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को कब तक के लिए विस्तृत कर दिया है? तो हमारे यहाँ पर है ESIC यानी कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और इनके द्वारा यहाँ पर जून 2021 तक के लिए अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को विस्तारित कर दिया गया है। अब ये योजना है क्या? तो आइए इस योजना के बारे में समझते हैं। 2018 में इस योजना की शुरुआत कर्मचारी राज्य बीमा एक्ट 1948 के अंतर्गत की गई थी और इस योजना में जो भी हमारे नौकरी करने वाले लोग हैं वे अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। इसमें फ़ायदा क्या होगा कि इनको प्रति माह एक प्रीमियम देना होता था और इससे इनको ये फ़ायदा मिलता था कि जब कभी भी किसी भी अंतर्राष्ट्रीय या फिर राष्ट्रीय संकट के कारण उनकी नौकरी चली जाती थी तो फिर ESIC उनको यहाँ पर पैसे देता था। तो अगर किसी भी व्यक्ति की नौकरी चली गई है तो ESIC के द्वारा 47% राशि दी जाएगी जो उस व्यक्ति ने जमा की है DBT के माध्यम से, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से दी जाएगी। तो इसीलिए यह जो योजना है जिसका नाम है अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, यह चर्चा में है और जून 2021 तक के लिए इसे विस्तारित किया गया है। ESIC की बात करते हैं तो यह हमारे श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन एक संस्थान है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किस शहर में ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया? तो ये इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटित किया है मुंबई में। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब ये ट्राइब्स इंडिया शोरूम है क्या?
तो मैंने आपको जनजातीय समुदाय के लिए जो विभिन्न अभियान शुरू किए गए हैं उनके बारे में बताया है। और इन सभी अभियानों के अंतर्गत सरकार की ये योजना है कि जो भी हमारे जनजातीय समुदाय के द्वारा निर्मित किए गए उत्पाद हैं उनको हम लोग मार्केट में पहुंचाएं और इस उत्पाद को बेच करके जनजातीय समुदाय के लोग अपनी आजीविका का निर्वहन कर सकें। तो इसीलिए यहाँ पर ट्राइफेड और जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया गया है मुंबई शहर में। ट्राइफेड के द्वारा इसके अलावा इन उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए ट्राइब्स इंडिया ऑन व्हील्स भी लॉन्च किया गया है। तो यह एक प्रकार का वाहन होगा जो कि ट्राइबल लोगों के विभिन्न उत्पादों को लेकर के भारत के अनेक शहरों में जाएगा, जिससे इन उत्पादों की बिक्री होगी और इससे भी जनजातीय समुदाय के लोगों को फायदा होगा। और कुछ समय पहले ही मैंने आपको बताया था कि जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा जी के द्वारा छत्तीसगढ़, इसके अलावा महाराष्ट्र में तीसरे स्तर के प्रसंस्करण केंद्रों का भी उद्घाटन किया गया था। किस बैंक द्वारा गिग ए अपॉर्चुनिटीज नामक एक पहल की शुरुआत की गई है? तो ये पहल शुरू किया है एक्सिस बैंक ने। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो ये अपॉर्चुनिटी यानी कि ये जो योजना है ये है क्या? तो इसके अंतर्गत एक्सिस बैंक उन लोगों को हायर करेगी जो कि बैंकिंग सेक्टर में निपुण हैं और किसी कारणवश उन्होंने अपना रोजगार खो दिया है। तो दो प्रकार से यहाँ पर लोगों को हायर किया जाएगा। एक तो होगा पूर्णकालिक अस्थायी जॉब, यानी कि उन्हें परमानेंट यहाँ पर अस्थायी जॉब दिया जाएगा, और एक आपका होगा अवधि आधारित, यानी कि कुछ टर्म के लिए जॉब दिया जाएगा। तो ये अभी घोषणा की है एक्सिस बैंक ने, और इसके अंतर्गत कुल मिलाकर के 800 से 1000 लोगों को एक्सिस बैंक के द्वारा रोजगार दिया जाएगा। एक्सिस बैंक की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय आपको मुंबई में मिल जाएगा। अध्यक्ष इसके हैं राकेश माखीजा, एमडी और सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। हाँ, एक चीज़ आपको कई बार कंफ्यूजन होती है कि अध्यक्ष, एमडी और सीईओ में अंतर क्या होता है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं तो वह आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 1937 में किस देश में वेस्ट नील वायरस की खोज हुई थी? तो ये जो वेस्ट नील वायरस है इसकी खोज हुई थी अफ्रीका के युगांडा में। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और वैसे भी दुनिया के जो बहुत सारे वायरस हैं उनकी खोज चीन के बाद अफ्रीका देश में ही हुई है। चाहे हम जीका की बात करते हैं, चाहे एड्स की बात करते हैं, या फिर वेस्ट नील वायरस की बात करते हैं, तो ये सारे आपके अफ्रीका देशों के उत्पाद हैं। अब ये वायरस चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी स्पेन देश में इस वायरस के कारण 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है, और ये जो डेथ है 2020 में इस वायरस से होने वाली पहली डेथ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं वेस्ट नील वायरस की। तो ये एक आरएनए वायरस है, यानी कि राइबोज न्यूक्लिक एसिड वायरस है, और ये जो वायरस है मुख्य रूप से आपको मिलेगा पक्षियों में। कहाँ पर? पक्षियों में ये मिलता है, और पक्षियों के माध्यम से मच्छरों में आता है, और फिर मच्छरों के माध्यम से इंसानों या फिर अन्य जानवरों में ये वायरस फैलता है। और पिछले वर्ष मार्च महीने में अपने देश के केरल राज्य में वेस्ट नाइल वायरस के कुछ मामले देखने को मिले थे। अगला प्रश्न है, अगस्त 2020 में इनमें से किस देश ने एक नए संविधान के मसौदे तैयार करने का प्रस्ताव दिया? तो ये प्रस्ताव दिया है यहाँ पर श्रीलंका ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब ये प्रस्ताव क्या है, इसके पीछे की छोटी सी कहानी है, तो मैं आपको बता देता हूँ। बात ऐसी है कि जो वर्तमान में श्रीलंका के पीएम हैं, क्या नाम है? महिंद्रा राजपक्षे। 2005 से लेकर के 2015 तक ये राष्ट्रपति थे, और वहाँ पर यानी कि श्रीलंका में अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली है। जैसे हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है अमेरिका में, वैसे यहाँ पर अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली है, यानी कि यहाँ पर जो पावर होता है वह प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों में होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा होता है प्रेसिडेंट में। तो हुआ क्या, 2015 में इनकी सत्ता चली गई। उसके बाद में उस समय राष्ट्रपति बन गए थे मैथिलीपैले सिरिसेना, और पीएम थे रनिल विक्रमसिंघे। तो इनके द्वारा संविधान में 19वां संशोधन कर दिया गया, और संशोधन में 2 बड़ी खास बातें थी। एक
इसमें था कि जो देश के राष्ट्रपति होंगे उनका टर्म फिक्स कर दिया गया, यानी कि कोई भी व्यक्ति श्रीलंका का राष्ट्रपति मात्र 2 टर्म के लिए बन सकता है। और दूसरी चीज थी कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास में 2 देशों की नागरिकता है वह यहाँ पर चुनाव में भाग नहीं ले सकता है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो राजपक्षे खानदान है, यानी कि महिंद्रा राजपक्षे और गोतबाया राजपक्षे, ये दोनों ऐसे थे जिनके पास में 2 स्थानों की नागरिकता थी। एक तो यहाँ पर थे महिंद्रा राजपक्षे और एक थे गोतबाया राजपक्षे, और इनके पास में श्रीलंका के साथ साथ अमेरिका की भी नागरिकता थी। तो इसीलिए अब इनको सत्ता से बाहर रखने के लिए ये संशोधन किया गया था। तो बाद में क्या हुआ कि जो ये महिंद्रा राजपक्षे थे इनका तो कार्यकाल वैसे भी समाप्त हो गया, क्योंकि इनके पास में इन्होंने अपना 2 टर्म पूरा कर लिया गया था। दोहरी नागरिकता हालांकि छोड़ दी, लेकिन उसके बाद में भी ये राष्ट्रपति के पद के लिए एलिजिबल नहीं थे। तो इनके जो छोटे भाई हैं गोतबाया राजपक्षे, इन्होंने प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा और पिछले साल प्रेसिडेंट ये बन गए थे। और अभी जो यहाँ पर चुनाव हुए हैं संसद के, उसमें इन्होंने एक बड़े बहुमत के साथ में जीत हासिल की है। तो बहुमत के बाद में जीत हासिल हुई। उसके बाद में राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने संसद के पहले सत्र को संबोधित किया और उसी सत्र के दौरान ये कहा कि जो 19वां संविधान संशोधन किया गया था उसको हम लोग समाप्त कर रहे हैं और एक संविधान के नए मसौदे के निर्माण की भी घोषणा कर दी है। यानी कि इन्होंने कहा है कि एक नया कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश में बनाया जाएगा। तो आई होप आपने यहाँ पर ये चीज़ें समझी होंगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के अनुसार भारत में स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन कब तक उपलब्ध होगी? तो ये वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी दिसंबर 2020 तक। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब अपने देश में वैक्सीन की बात करते हैं तो कुल मिलाकर के हमारे देश में 3 कोविड-19 की वैक्सीन हैं जो कि परीक्षण के विभिन्न स्तरों पर वर्तमान में पहुंच चुकी हैं। कौन कौन सी? एक तो है चाडोक्स 1 जिसे एस्ट्राजेनेका, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा परीक्षण किया जा रहा है भारत में, यानी कि इन्हीं के द्वारा डेवलप किया गया है। एक हमारी है कोवैक्सीन जिसको डेवलप किया है भारत बायोटेक ने ICMR के साथ में मिलकर के, और एक हमारी है जाइकोव-डी जिसे डेवलप किया है जाइडस कैडिला ने। तो इन सभी का परीक्षण हो रहा है और जो ये परीक्षण होता है वह 3 चरणों में होता है। प्रथम स्टेज, दूसरी स्टेज और आपकी होती है तीसरी स्टेज। तो ये जो परीक्षण है वह तीसरे स्टेज पे पहुंच चुका है कोवैक्सीन का। तो इसीलिए डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा ये घोषणा की गई है कि दिसंबर 2020 तक हमारे देश में संभवतः स्वदेशी कोविड-19 के वैक्सीन उपलब्ध होगी और कोविड-19 की जो वैक्सीन होगी उसके एक समान रूप से देश में वितरण के लिए डॉक्टर पॉल की अध्यक्षता में एक समिति का भी गठन केंद्र सरकार ने किया है। वैसे रूस के द्वारा स्पुतनिक 5 नाम से विश्व के पहले कोविड-19 वैक्सीन की घोषणा कर दी गई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये हमने आज के करंट अफेयर के प्रश्नों को डिस्कस किया। आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए कल के प्रश्नों के उत्तर देने वालों के नाम जान लेते हैं। ये सारे वह नाम हैं जिन्होंने ऐप के ऊपर क्विज में शानदार प्रदर्शन किया था। राजकुमार आनंद हैं, चंदन कुमार सिंह हैं, सीलम वर्मा हैं, रमन सिंह हैं, अर्पिता साक्या हैं, नीरज गुप्ता हैं, मोहनी हैं, युवराज पांडे हैं और हैं लोकेंद्र सिंह। तो अगर आप भी चाहते हैं कि इस प्रकार से ऐप में आपका नाम शीर्ष 10 में आए तो आप भी वहां पर क्विज को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और ये सारे नाम उन लोगों के हैं जिनके द्वारा कल प्रश्नों के सही उत्तर दिए गए। तो शांतनु सिंह सेंगर जी हैं, खुशबू राय, शिवम वर्मा, हितेश शुक्ल, राजकुमार निषाद, विवेक कुमार सोनू, गार्गी कपूर, सिमरन सिंह, राहुल सिंह, सद्दाम हुसैन, मनोज परमार, 2 बारिसानी, अशोक पुरी, शुभांकर कुमार, अमित राय, गुंजन वाजपेयी, निशी वाजपेयी, रमन राजपूत, प्रवीण गरवाल, विनीत तिवारी, सौरभ कुमार, मनोज परवार, अनिरुद्ध, पिंकी किरण, राकेश गुप्ता और इसके अलावा है मनदीप और फिर हैं शुभदीप। तो ये सारे ऐसे लोग हैं जिनके द्वारा काफ़ी समय से वीडियो में जो भी प्रश्न मेरे द्वारा पूछे जाते हैं उनके उत्तर दिए जाते हैं। बाकी अगर हम लोग बात करते हैं स्वाति परमार, दिल से दिल तक, मारुत चौधरी, रविकांत सिन्हा जी, अविनाश यादव, द टॉप, बहुत हार्ड, परविंदर राजपूत, सोमिल कटियार, मनी यादव, शुभम, अनूप, विश्वजीत साधु, मधु सिंह, संध्या,
उपासना, परवेज मंसूरी, शिवकांत, शशिराज गौतम, मारुत, सोमिल, अविनाश, पंकज, विवेक सोनू, कृष्णा, वैशाली जदौन और हैं आपके आशुतोष। तो कल बहुत सारे लोगों ने सही उत्तर दे दिए थे, तो उन सभी के नाम ये रहे। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, वन अरेंज मैरिज पुस्तक के लेखक कौन है? विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है और इस वर्ष उसका विषय क्या रहा? भारत को किस देश से सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मिलता है, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की प्राप्ति होती है? समावेशी इंटरनेट सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा? और विश्व का पहला गैर इंटरनेट आधारित भुगतान समाधान किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया? इसका मतलब यह है कि जैसे आप अगर कोई भी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो वहां पर आपको नेट की ज़रूरत होती है, लेकिन ये जो गैर इंटरनेट आधारित भुगतान समाधान है, यहाँ पर आपको नेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।